नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। आपके साथ मैं हूं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। झारखंड में एक बार फिर एनआरसी पर सियासत गर्मा गई है। बाबूलाल मरांडी ने संथाल में मिनी एनआरसी लागू करने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि बीजेपी की सरकार बनने पर संथाल में एनआरसी लागू किया जाएगा, जिस पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया है। इरफान अंसारी ने तो ये तक कह दिया है कि एनआरसी लागू करने की किसी में औकात नहीं है। देखिए रिपोर्ट। एनआरसी पर गरमाई सियासत, बाबूलाल की संथाल में मिनी एनआरसी लगाने की मांग। कहा बीजेपी की सरकार बनी तो संथाल में लागू होगा एनआरसी। बाबूलाल मरांडी की संथाल परगना में मिनी एनआरसी लागू करने की मांग पर सियासत गर्मा गई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में सरकार को संथाल में मिनी एनआरसी लागू करना चाहिए। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो संथाल में एनआरसी लागू किया जाएगा। 1990 वगैरह में भी साहेबगंज जब जिला हुआ करता था, उस समय वहाँ के डीसी ने पूरी जिसको बोलते हैं कि इस क्षेत्र में घुसपैठ हुआ है, इसकी पूरी प्रमाण है। और इसलिए हम लोगों ने बार बार कहा है, और मैं तो इस बात को कहता हूँ कि भाई एक बार कम से कम पूरी झारखंड सरकार नहीं करे तो एक बार टेस्ट के लिए संथाल परगना मिनी जिसको बोलते हैं एनआरसी करा दे। कम से कम ये तो पता चलेगा कि भाई संथाल परगना में कहां से कौन लोग कब आकर के यहाँ बसे, ये तो सब पता चल जाएगा ना। क्या दिक्कत है सरकार? और मैं कहूंगा कि अगली बार अगर बीजेपी की सरकार इस राज्य में बनेगी तो निश्चित रूप से संथाल परगना को क्या बोलते हैं एनआरसी उसको करवा देंगे। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि राज्य में अगले 25 सालों तक बीजेपी की सरकार बनेगी ही नहीं। वहीं बाबूलाल पर निशाना साधते हुए जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने तो औकात तक की बात कह दी। उनका सरकार आएगा ही नहीं तो जो वो लागू करेंगे, आएगा तब ना लागू होगा। अभी वो कहाँ है, कौन पार्टी में है, पता नहीं है। ये झारखंड की जनता ठान ली है कि 25 साल हेमंत बाबू को गद्दी में रखेंगे। झारखंड में किसी की हम बता देना है, किसी की औकात नहीं है कि एनआरसी लागू कर दे। यहाँ हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारगी है हमारा, यहाँ अपनापन है, यहाँ मोहब्बत है, या कोई फीलिंग नहीं आदिवासी और मुस्लिम और दलित और अदर कास्ट में, सबका यहाँ सम्मान है। अब जबरदस्ती एनआरसी अरे हुआ यू कौन है आप? बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हमलावर है बीजेपी। राज्य सरकार पर निशाना साधती रही है बीजेपी। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हाई कोर्ट ने मांगे थे केंद्र से जवाब, जिसके बाद फिर बांग्लादेशी घुसपैठ पर गरमाई है सियासत। बाबूलाल मरांडी की संथाल में मिनी एनआरसी लागू करने की मांग। बाबूलाल ने कहा बीजेपी की सरकार बनी तो लागू होगा एनआरसी। बाबूलाल मरांडी की मांग पर सत्ता पक्ष का पलटवार। किसी की औकात नहीं कि झारखंड में एनआरसी लागू करे। न बीजेपी की सरकार बनेगी न लागू होगा एनआरसी। बाबूलाल मरांडी पर पलटवार के साथ मंत्री हफीजुल हसन ने ये तक दावा किया है कि संथाल में एक भी बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है। कोई बांग्लादेशी नहीं है, सब देश का है, भारत का है और सबके यहाँ नागरिकता है। तो अब नागरिकता जब यहाँ दे देते हैं तो फिर बाहरी कैसे हो? एनआरसी बीजेपी का बड़ा मुद्दा है, चाहे बात बंगाल की हो या फिर झारखंड के संथाल की। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस घुसपैठियों के आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए पाकुड़ से जयदेव के साथ रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में प्रदीप सिन्हा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वही दूसरी ओर हमारे साथ धीरज दुबे जेएमएम प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, और इमरान खान जो है हमारे साथ, इमरान अंसारी जुड़ रहे हैं जामताड़ा के विधायक। पहले तो आप सभी का न्यूज़ 11 भारत पर स्वागत है। और आज जो है हम इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि
बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि संथाल में जो है बांग्लादेशी घुसपैठिया ज्यादा है, जिस वजह से वहां मिनी एनआरसी लागू कर देना चाहिए। प्रदीप जी, आपसे पहले पूछते हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं लगातार इस बात को सदन के समक्ष रखते आए हैं और विगत विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय भी अनंत ओझा ने इस सारी बातों को रखा था कि वहाँ जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं वहाँ की जनसांख्यिकी में बड़ा परिवर्तन आ रहा है और यहाँ आने के बाद जो रोजगार वहाँ के मूल निवासियों को, वहाँ का स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए था, उस पर उन लोगों का कब्जा हो रहा है। साथ साथ उनकी निगाह जो है यहाँ के ज़मीन पर भी है, यहाँ के आदिवासी लोगों के साथ वो ब्याह रचाते हैं उनकी बहू बेटियों के साथ, और फिर जिस तरह से ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपनी चिंता जताती रही है। तो बाबूलाल मरांडी ने जो आज कहा है उसी संदर्भ में कहा है कि एनआरसी लागू होने का मतलब ये थोड़ी है कि किसी को सबको हम भगा देंगे। जिनके पास कागज होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा, वो रहेंगे, बाकी जाएंगे। फिर इसमें किसी को पीड़ा होने की और छटपटाहट होने की बात नहीं होती। उनको इस बात के लिए मैं समझता हूँ कि तैयार होना चाहिए मानसिक रूप से। जैसा अभी कह रहे थे कि नहीं यहाँ तो कोई बांग्लादेशी नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट बांटने वाले कौन लोग हैं? कोई बांग्लादेशी है या नहीं है ये प्रूफ तो होगा जब उनके दस्तावेज की जांच की जाएगी। तो दस्तावेज की जांच हो जाने दीजिए। और ये तो नहीं कहा हेमंत सोरेन की सरकार से, हम तो उम्मीद भी नहीं करते कि वो करेगी। हमने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी राज्य में तो हम लागू करेंगे। तो ये तो 1.5-2 साल बाद की बात है। अभी क्या करना है यहाँ, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है, राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। अब दोनों ओर से जो जवाब दाखिल किए जाएंगे, मैं समझता हूँ कि ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार सीधा सीधे डिनाई करती है कि इस तरह की कोई वारदात नहीं हो रही है, केंद्र सरकार क्या पक्ष रखती है, ये देखने का विषय होगा। नीरज जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि एनआरसी जैसे मुद्दे सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ये हर प्रयास करती है कि लोगों का ध्यान जन मुद्दे पर ना हो, लोगों का ध्यान उन चीज़ों से हटे जिस चीज़ से लोगों का जीवन और जीविका चलता हो। ये लोग महंगाई पे बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे। जिन चीज़ों से लोग प्रभावित होते हैं कि देश में कैसे चीज़ों को शांति स्थापित किया जाए, कैसे लोगों की भावनाओं को कद्र किया जाए, देश को विकसित ले जाने में कैसे योगदान दिया जाए, इन सारी मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं होता है। बशर्ते ये तो ध्यान इस विषय पर देते हैं कि कौन सा ऐसा मुद्दा क्रिएट किया जाए कि उन मुद्दों पे जो है लोगों की भावनाओं को भड़का के सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेका जाए। इसलिए अब ये बोल रहे हैं हमारे मित्र भी भाजपा के प्रवक्ता है प्रदीप जी, बोल रहे थे कि बांग्लादेशी का घुसपैठ हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेशी अगर घुसपैठ कर रहे हैं यानी केंद्र की सरकार पूरी तरह से फेल है। अगर बॉर्डर पर पुलिस का रहते हुए, सीआरपीएफ और बीएसएफ के रहते हुए वहां से अगर बांग्लादेशी घुसपैठ कर जा रहे हैं तो अपना काम है, केंद्र की सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 से 19 तक आपकी सरकार थी, तो झारखंड में उस समय आपको मिनी एनआरसी की याद नहीं आई? ये पूरी तरह से, जैसे कर्नाटक में आपने सुना था अली और बजरंगबली, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनको और कोई मुद्दा नहीं मिला वो सूची निकाले हुए थे कि हमें लोग गालियां देते हैं, इतनी बार मुझे गालियां दी गई है। मतलब इतने अपने पद की कम से कम ग्रेविटी को रखना चाहिए था कि आप उन चीजों पे बात करते, बल्कि आपको कौन गाली दे रहा गाली दे रहा है इस पर आप जो है सो सहानुभूति लेना चाहते हैं। तो इस तरह के मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा रही है, कोई नया नहीं है। ये इस पे बात नहीं करेंगे कि झारखंड की स्थिति पहले से कितना बदली है, कितनी यहाँ की बेटियों का पलायन होता था, मानव तस्करी होता था, आज उसको माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने रोक दिया है। बल्कि जो बाहर में मानव तस्करी में जो बच्चियां ले गई थी उनको वापस लाया जा रहा है। इस पर बात बाबूलाल मरांडी जी नहीं करेंगे। और बाबूलाल मरांडी जी को सच पूछिए ना तो लोग हल्के में लेना शुरू कर दिए हैं। ये बाबूलाल मरांडी जी जब भाजपा से अलग हुए और झारखंड विकास मोर्चा बनाए तब उनको सहिष्णुता याद आता था। तब वो सेकुलर पार्टी हुआ करते थे, सेकुलर नेता हुआ करते थे और वो अपने मुंह से बोलते थे कि मैं तो कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। लेकिन आज मजबूरी वश, परिस्थिति वश जब वो देखे कि हम नेतृत्व विहीन हो चुके हैं, उनका नेतृत्व में जेबीएम कोई विकास नहीं कर पा रहा था, उनके विधायक को तोड़ लिया जा रहा था, जब वो बेचारे लाचार हो गए तो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिए। और सरेंडर करने के बाद फिर से ये सेकुलर से कॉमनल हो गए। इनको एनआरसी की याद आ रही है, इनको हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी, ये सारे शब्दों का सिर्फ प्रयोग अपने राजनीतिक
रोटी, और भारतीय जनता पार्टी में भी जगह बनाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि 3 गुट पहले से भी है। अर्जुन मुंडा जी का अपना गुट है, रघुवर दास जी का अपना गुट है, दीपक प्रकाश जी का अपना गुट है, तो इनकी चल नहीं रही है। ये चाह भी रहे हैं तो इनकी लोग चलने नहीं दे रहे हैं। तो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में स्थापित करने के लिए बाबूलाल जी इस तरह के बयानबाजी करते रहते हैं, और इससे झारखंड वासियों को कोई लेना देना नहीं है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि झारखंडी नहीं, देश की किसी भी जनता को जाति और धर्म से बहुत लेना देना आम जीवन में नहीं होता है। आप भी इस बात को समझती होंगी, क्योंकि जब घर से लोग निकलते हैं तो कहां क्या सामान खरीदेंगे, जाति और धर्म के नाम पूछकर नहीं करते हैं। किसके ऑटो रिक्शा पर बैठेंगे, किनकी बस में सवार होंगे, किनसे मदद लेंगे, तो लोग नाम नहीं पूछते हैं, धर्म और जाति पूछ के ये सब नहीं करते हैं। आम दिनचर्या जी, अगर हमें टीवी से बाहर निकल के या आप इस राजनीति से बाहर निकल कर देखिएगा तो पूरी तरह से देश की जनता एकजुट है, और देश की जनता को इससे तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता है कि उनकी आम जीवनी में धर्म जाति के आधार पर वो किसी तरह का भेदभाव फर्क करते होंगे। आज आप देख लीजिए कि स्कूल में बच्चे भी पढ़ते हैं तो एक कोड दिया गया है, ड्रेस कोड। उस ड्रेस कोड इसीलिए दिया गया है कि सभी लोग एक वेशभूषा में नजर आवे, कोई अमीर का बेटा हो, कोई गरीब का बेटा हो, कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। इससे किसी के बच्चों के दिमाग में जो है इस तरह की बातें का अनुसरण ना हो, इसलिए हमारा स्कूल, हमारे देश के स्कूलों में जो यूनिफॉर्म कोड लाया गया। लेकिन फिर से जो नफरत का बीज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा भरा जा रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे देश की भलाई नहीं है। घर में नफरत फैलाकर घर के लोग जब मिलजुल कर नहीं रह पाएंगे, घर में शांति नहीं रह सकती, तो इतना बड़ा देश कैसे रहेगा। अब तो मुझे लगता है कि ऐसे बयानबाजी से बाबूलाल मरांडी जी और भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए। और उब चुकी, मैं एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं कि देश की जनता उब चुकी है। अब बार बार हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, पाकिस्तान हिंदुस्तान के नाम पर आप जो है राजनीतिक रोटी नहीं सेक पाइएगा। मुद्दों पर आना पड़ेगा, और मुद्दों पर आएंगे। कर्नाटक आपके लिए सबसे बड़ी सबक है। तो मैं अपील करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि कम से कम मुद्दों पे बोले, ना कि कुछ भी उलूल जुलूल बयानबाजी करके सिर्फ राजनीतिक फायदे का रास्ता देखें। ये उचित नहीं है। अब हमारे साथ इरफान अंसारी जो है, जामताड़ा विधायक, वो जुड़ रहे हैं। इरफान जी, आप तो एनआरसी लागू करने पर औकात की बात कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने जो कहा है कि एनआरसी जो है, मिनी एनआरसी संथाल में लागू कर देना चाहिए, इस पर अभी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी किस हैसियत से बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, ये मेरे समझ से परे है। अनुभवी नेता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप भाजपा के किस पोस्ट पे हैं, आप ये बताइए। पहले आपको किस पद पर हैं आप, ये मुझे जानकारी आप दीजिए। आप अनाप शनाप में देख रहा हूं बोल रहे हैं। मुझे जहां तक मुझे जानकारी है कि नहीं, साउंड बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आप बोलिए जी। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी एक अनुभवी नेता जरूर हैं, लेकिन एनआरसी के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने आज बातें रखा, मुझे हर्ट हुआ। और मैं कहूँगा कि कम से कम आज हमारा जो समाज है, हमारा जो झारखंड है, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग जूझ रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो झारखंड पूरे भारत के पैमाने पर एक साफ सुथरा झारखंड बने, डेवलपमेंट के नाम पर लोग जाने इनको। और ये लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई में लड़ाकर, बताइए एनआरसी लागू करके आप कौन होते हैं एनआरसी लागू करने वाले? आप लागू कर दीजिएगा क्या एनआरसी? आप है दम? बेवजह आप बात करते हैं, केवल लोगों को लड़ाने का काम आप कर रहे हैं यहाँ। आप, मुझे जानकारी है, मैं आपको सारा आंकड़ा दे दूंगा कि यही बाबूलाल मरांडी जी, जब इनकी जो पार्टी थी झारखंड विकास मोर्चा, तब इन्होंने एनआरसी का सपोर्ट किया, कहा कि नहीं, किसी कीमत में झारखंड में लागू नहीं होगा। और आज आप जब भाजपा में चले गए तो आप एनआरसी को कहते हैं लागू करा देंगे। तो आप सपना देखना छोड़ दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि 25 साल तक ना भाजपा यहाँ आएगी, ना यहाँ एनआरसी लागू होगा। यहाँ हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी हैं, एकदम सबको लेके चल रहे हैं। रोजगार का अभी अंबार लगा दिए। जब देखिए नौकरी, सबका युवाओं का नौकरी। अभी देखिए शिक्षकों की बहाली हम लोगों ने किया। स्वास्थ्य पे देखिए, अभी
हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैंसर का हॉस्पिटल खोलने का काम किया। अभी देखिए एयर एम्बुलेंस जो सपना था यहाँ के लोगों का, यहाँ गरीब आदमी जो इलाज के लिए बाहर नहीं जा पाता था, उनके लिए एयर एम्बुलेंस हमारे मुख्यमंत्री ने दिया। तो निश्चित तौर पर जब हम काम करेंगे तो उनका ये लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अभी एनआरसी, अब बताइए, मैं इसलिए मैं डिबेट पे आया हूँ कि मैं जामताड़ा को ये लोग बोल दिया बांग्लादेशी घुसपैठी वहाँ घुस गया। ये क्या मजाक है बताइए? एक भी बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है। हाँ, झारखंड में यदि घुसपैठ है तो छत्तीसगढ़िया का घुसपैठ है यहाँ। आप देखिए पूरे झारखंड, पूरे जमशेदपुर चले जाइए, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ झारखंड का नौकरी छीन लिया है। इसका मुख्य कारण ही भाजपा के लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बेवजह बाबूलाल जी आपको मैं इतना जरूर कहूँगा, आप गार्जियन हैं, और रघुवर दास जी को मैं जरूर कहूँगा कि आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दोनों आप लोग। झारखंड में आप लोगों का अब कोई अस्तित्व नहीं रहा, जनता ने आपको नकार दिया है। और बाबूलाल जी को मैं ये जरूर कहूँगा कि आप निश्चित तौर पर आप एक बार पहले इलेक्शन लड़ के आ जाइए। आप किस सिंबल से आप चुनाव जीते हैं मैं जानना चाहता हूँ, बता दीजिए मुझे। आप जीते हैं कंगी छाप से। आप कहीं आ रहे हैं हम कमल फूल को अभी अब त्याग करने लगे, तो ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और फिर से मैं कहूंगा कि भाजपा मुद्दे पे आइए। अभी बताइए, आज जामताड़ा की घटना बताइए, एक अल्पसंख्यक मोर्चा, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष जावेद अंसारी को भाजपा कार्यालय में दाढ़ी नोच कर मारने का काम इन लोगों ने, भाजपा ने किया। क्या झारखंड में संसार कर रहे हैं ये लोग? कहां जा रहे हैं हम, मैं जानना चाहता हूं। बताइए आप किसी समाज के नेता को आप मारिएगा? ये हक आपको किसने दे दिया? टोटल कहना हम ये चाहते हैं, यहाँ के भाईचारगी में दरार पैदा ये लोग कर रहा है। केवल हिंदू मुस्लिम, यही एनआरसी, यही बांग्लादेश, यही पाकिस्तान। एक बार मैडम कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी बिल्कुल नहीं है, और उन्होंने बाबूलाल पे सवाल भी उठाया कि बाबूलाल कौन है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो लोग हैसियत की बात कर रहे हैं वो कांग्रेस किनको पार्टी बोल रहे हैं के मैडम? इतना तो प्रवक्ता है। एक सामाजिक उनकी छवि ये है कि कुछ भी बोल जाते हैं, कांग्रेस पार्टी पल्ला झाड़ देती है कि ये तो पार्टी का बयान है नहीं, अपनी उनकी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी होगी। तो मैं समझता हूँ उनकी बातों को बहुत गंभीरता से ना पार्टी लेती है कांग्रेस पार्टी, ना भारतीय जनता पार्टी भी गंभीरता से लेती है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि राज्य की छवि ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। छवि हमने देखी है, इन्हीं लोगों ने बंगाल में जाकर 50 लाख रुपए के साथ पकड़े गए, तब छवि कैसी बनी थी राज्य की, इसकी चिंता नहीं थी। वो पैसे कहाँ से, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही उनकी। और जहाँ तक प्रश्न है कि कांग्रेस आवाज आ रही है, कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी गठित की थी। पकड़े जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक कमेटी गठित की थी कि वो मैं बोलूं क्या, तथ्यों को सामने लाए। अभी प्रदीप जी बोल रहे हैं, इसके बाद आपके पास मैं लौटूंगी। आज तक कोई तथ्य सामने नहीं आया। कांग्रेस प्रदीप पार्टी जी उस क्या? रिपोर्ट को दबाकर बैठ गई और इन लोगों ने तो हथियार डाल दिया जाकर अपने पार्टी नेतृत्व के साथ सामने कि गलती हो गई हमसे। वो 50 लाख रुपए कहाँ से आए इन लोगों के पास, आज तक कोई बताने वाला नहीं है। ये लोग आप सुचिता की बात कर रहे हो। जहां तक प्रश्न है कि ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कोई घुसपैठिया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। आपके सरकार को भी पक्ष रखना है, भारत सरकार भी पक्ष रखेगी। थोड़ा इंतजार कर दीजिए, क्या कुछ होने वाला है वो देखने वाली बात होगी। और अभी धीरज जी भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारे गुट है। हमारे पार्टी की जानकारी इनको है, मैं प्रवक्ता हूँ, जानकारी इनको है। इनके पार्टी में लुबिन हेम्ब्रम क्या कुछ बोल रहे हैं सत्ता के खिलाफ, इनको इसकी सुध नहीं है इनको। लुबिन हेम्ब्रम तो बिल्कुल एक फ्रंट खोल कर चल रहे हैं और सरकार की हिम्मत नहीं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की तो बात छोड़ दीजिए, एक चेतावनी का संदेश भी नहीं दे सकते। तो लाचारगी समझ में आती है। और जहाँ तक इन्होंने कहा कि मुद्दे से हम भागना चाहते हैं, महंगाई पर चर्चा नहीं करना चाहते, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करना चाहते, 2019 में इन्हीं विषयों को लेकर कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में ममता बनर्जी जी ने एक विपक्षी एकता की कोशिश की थी। शायद आपको भी याद हो, वो दृश्य सभी ने देखा था कि एक मंच पर आकर सभी विपक्षी नेताओं ने हाथ ऊपर करके फोटो भी खिंचवाई, संदेश देने की कोशिश की कि हम तो एक हो गए, अब नरेंद्र मोदी को हम हरा ही देंगे। मैडम क्या बोले, मुझे पता नहीं चला क्या बोल रहे हैं। जो प्रबुद्ध मतदाता है उनको ये समझ में है कि हमारा नेतृत्व सुरक्षित हाथों में है और सही दिशा में देश जा रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है। साथ अब जहाँ तक इन्होंने प्रश्न किया कि डेवलपमेंट पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, मैं समझता हूँ कि डिबेट का समय कम होता है, नहीं तो मैं इनको बताता कि डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। भारत सरकार के जो पैसे यहाँ आ रहे हैं राज्य में, राज्य के खुद वित्त मंत्री ने कहा कि पर्याप्त पैसे डेवलपमेंट के लिए दिए जा रहे हैं। अगर आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसका ठेका भारत सरकार पर मत फोड़िए। और भ्रष्टाचार की जो बात इन्होंने कही
कि इधर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। पंकज मिश्रा का भ्रष्टाचार इनको नहीं दिखाई देता, तो रहा है नहीं जनरल। पूजा सिंघल दिखाई नहीं देती। छवि रंजन के किस तरह के कारनामे कर रहे थे, जब दक्षिणी छोटा नागपुर का आयुक्त रिकमेंड करते हैं कि डीसी गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, मुख्यमंत्री उस संचिका को दबाकर बैठ जाते हैं। कार्रवाई की तो बात छोड़ दीजिए, उस पर कोई चर्चा तक नहीं करते। राज्य में तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए संस्थाएं हैं ना, एसीबी हैं या फिर राज्य का गुप्तचर विभाग होगा। सूचनाएं तो मिलती होंगी मुख्यमंत्री को कि संथाल परगना के क्षेत्र में किस तरह से इलीगल माइनिंग हो रही है, कौन लोग कर रहे हैं। इस सारी सूचनाओं के बावजूद अगर मुख्यमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं तो इससे संदेश यही जाता है कि भ्रष्टाचारियों के आप संरक्षक हैं, पोषक हैं। आप चाहते हैं कि उनके माध्यम से जो आपको धन अर्जित किया जाए उसके आप भागीदार बने। कौन मोबाइल छिटेगा? मेरा धीरज जी बोलना चाहते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? अनुष्का जी, अभी मार्च से पहले तक झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र एक मुद्दा रह गया था, वो है रोजगार का। इसके अलावा जितने भी मुद्दे हुए, किसान के मुद्दे पे हमारे हेमंत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस, राजद और झामुमो गठबंधन की सरकार सफल थी। कांग्रेस को ये जो किसान हैं उनके लिए जो है कृषि ऋण माफ किया, लोगों को जो है सो समय पे बीज खाद उपलब्ध हो रहे हैं, किसानों को अभी सुखाड़ के तहत राहत दिया गया, हर एक परिवार को लगभग 3500 रुपए प्रदान किए गए। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइएगा तो कोरोना काल में इतने अच्छे से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य को संभाला और फ्लाइट से मजदूरों को वापस लाने का काम किया। कई ऐसे जिले हैं जहां पे ऑक्सीजन प्लांट लगा के सारी सुविधाएं प्रदान की गई, आयुष चिकित्सकों की भर्ती हुई। इसी तरह से मनरेगा में मजदूरी को 25 रुपए बढ़ाकर जो उसको 225 रुपए तक कर दिया गया। तो सारे बाकी जो मुद्दे थे उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। धोती साड़ी योजना हो, ग्रीन कार्ड हो, हम अभी गिनाना शुरू कर दें, किशोरी समृद्धि योजना हो, तो ये सारे मुद्दों पे सरकार अच्छा काम करती है। एक मुद्दा था एक मुद्दा था वो है रोजगार का, लेकिन अब रोजगार के मुद्दे पे भी चुप्पी साधना पड़ रहा है क्योंकि लगातार राज्य में जो है नियुक्तियां हो रही हैं। अभी 35 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, इससे पहले एपीपी का नियुक्ति किया गया 150, इससे उसके पहले जो है आयुष चिकित्सकों को नौकरी की गई। तो लगातार जो अब कैलेंडर निकाला गया है जेएसएससी के द्वारा और जेपीएससी के द्वारा कि हम नियुक्ति लेंगे, तब रोजगार मुद्दा खत्म हो गया अनुष्का जी। अब इनका कहा जा रहा है ध्यान, अब इनका फिर से ध्यान जा रहा है हिंदू मुस्लिम, एनआरसी। तो ये जान गए कि अब तो कोई मुद्दा नहीं, रोजगार एक नियुक्ति हल्ला करते थे, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करना शुरू कर दिया। अब हम लोग बोले तो बोले क्या, तो मुद्दा विहीन भाजपा जो है फिर से धर्म की आड़ लेना चाहती है। धीरज जी, इरफान जी आपके पास जाती हूँ, आप अपनी बातें जो है पूरी करें जो आप बोल रहे थे। मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिस मुद्दे पर डिबेट हो रहा है, वो एनआरसी भाजपा की सरकार बनेगी उसके बाद ही लोग सोचेंगे। तो यहाँ तो 25 साल तक कोई वैकेंसी है नहीं भाजपा का, अब ये लोग को केवल क्रिटिसाइज करेंगे। आप देखिए इन 3.5 सालों में अगर आप देखिएगा कि कभी भी रोजगार के मुद्दे पर भाजपा ने हम लोगों को नहीं घेरने का काम किया। कभी नमाज कच्छ, कभी बांग्लादेश, कभी अभी बताइए, अभी एक न्यूज चैनल वाले आए थे हमारे पास, मैंने बयान दिया कि ये भाजपा के लोग जो हमारा साहबगंज पाकुड़ है उसको बांग्लादेश बोलते हैं और महागमा जो है उसको मिनी पाकिस्तान बोलते हैं। अब बताइए, आप मेरे बारे में ऐसा न्यूज चलाने लगा कि इरफान सारी मिनी पाकिस्तान बोल दिया। अरे भाजपा के लोग जो बोल रहे हैं मैंने उसको बोला, उसको क्रॉप करके आप लोग चला देते हो। केवल नफरत और घृणित करने का काम समाज को करते हैं आप लोग, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं ये कह देना चाहता हूँ भाजपा वाले को, आप लोग जो है कम से कम जरा भी सद्बुद्धि है आप लोग के पास, तो आइए विकास कार्यों को बैठिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि आपके हर प्रोग्राम में भाजपा को कुर्सी दीजिए और दिखाइए इन लोगों को कि क्या काम कर रहे हैं आप। जब तक लोग नहीं देखेंगे ये लोग क्रिटिसाइज करते रहेंगे। आज गांव चले जाइए आप, कहीं भाजपा नहीं है, केवल तमाम लोग एकदम भाजपा को नकार दिए। आप देखिए अभी कर्नाटका में, वहां भी ये लोग प्रयास बहुत किया। हमारे भगवान बजरंग बली, जिसका मैं बहुत आस्था रखता हूं, बहुत विश्वास है, बजरंग बली के नाम पर वोट दीजिए, बजरंग बली के नाम पर। बताइए साहब, बजरंग बली ने नकार दिया इन लोगों को। भगवान बजरंग बली ने देखा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है और असली कौन है और नकली कौन है। एक बार भाजपा के लोग समाप्त कर दिया कर्नाटका से, और इसकी आंधी हम कर रहे हैं पूरे देश में जाएगी।
और लोग अब जानने लगे और लोग पूछते हैं हमसे, इरफान साहब, हजारों फोन आते हैं हमारे पास, इरफान साहब हमें रोजगार क्या हुआ, केंद्र सरकार ने जो वादा किया था क्या हुआ रोजगार का। आज झारखंड का जीएसटी का अरबों रुपया हमारा सेंट्रल ने रोक रखा है, कभी भाजपा के लोगों ने कभी मांग किया क्या? आज बताइए, बकाया डीवीसी, अभी बिजली का स्थिति थोड़ा खराब हो गया, हम लोग बकाया नहीं दे पा रहे हैं, जिम्मेवार कौन है? हम लोग जिम्मेवार है क्या? ये बीजेपी के लोग जिम्मेवार है। कोयला हमारा ले जा रहा है, लोहा हमारा ले जा रहा है सेंट्रल, लेकिन हमें उसका जीएसटी, हमें टैक्सेस नहीं दिया जा रहा। जिम्मेवार क्या हम लोग हैं? भाजपा के लोग जिम्मेवार है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मैडम, बाबूलाल जी से कहूंगा और ये रघुवर दास जी से हम कहना चाहते हैं कि कम से कम आप लोग आइए और जाइए गांव में, देखिए कौन काम कर रहा है। आज हम लोगों ने एक एक लोगों को यूनिवर्सल पेंशन दिया, आज तमाम लोग खुश, कभी पेंशन तक लोगों ने नहीं दिया, हमारा हक छीन लिया। आज चलिए, जब रघुवर दास की सरकार थी यहाँ, मैं जानता, मैं उस समय विधायक था, 2 टर्म का विधायक हूँ मैडम, पास जाते हैं और पूछते हैं इरफान जी का सारे लोग है कि जितने भी लोग हैं वो बीजेपी को नकार रहे हैं और यहाँ तक कि बीजेपी को झूठा बोल रहे हैं। इरफान जी क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, रोजगार पर इन्होंने दावे किए कि सरकार शिक्षकों को नियुक्ति बांट रही थी। मुझसे है ये सवाल। इरफान जी, प्रदीप जी को बोलने दीजिए। ये प्रक्रिया तो 2016 में शुरू हुई थी। औरंगा किसने डाला? वर्तमान सरकार ने। कहाँ नजर आ रहा है मैडम? बाध्य होकर छात्र जो है हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बाध्यता थी कि राज्य सरकार को नियुक्ति पत्र देना पड़ा। अब एपीपी की नियुक्ति की बात कही इन्होंने, एपीपी नियुक्ति में भी इसी तरह से अड़चन उत्पन्न किया गया। हाईकोर्ट ने जब निर्देशित किया सरकार को कि नहीं, इनका सारा कुछ सही है, अभी पंचायत सचिवालय जो सहायक लोग हैं उनके सारे मेरिट लिस्ट हो गए, उनके सारे पेपर्स चेक कर लिए गए, उसके बावजूद भी सरकार रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर रही है। तो ये है इनका नियुक्ति का मॉडल। 5 लाख नौकरियां देने की घोषणा की थी इन्होंने। इस 3467 जो 2016 में रघुवर सरकार के समय इसकी प्रक्रिया शुरू की गई थी, इसको ये बता रहे हैं कि ये मॉडल है हमारा डेवलपमेंट का। 5 लाख नौकरियों की बात अब नहीं करते, ना उस बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं जो इन लोगों ने यहाँ के बेरोजगारों को कहा था कि 5,000 और 7,500 रुपये हम आपको प्रति माह देंगे। उस पर कोई चर्चा नहीं करने को तैयार है। लेकिन सवाल भारतीय जनता पार्टी से यह पूछा जा रहा है कि अब बेरोजगारी का मुद्दा चूंकि समाप्त हो गया, इसलिए भाजपा के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा। इनको ये नहीं पता है कि 2 स्टेट्स हैं पूरे भारत में, एक राजस्थान 26% के साथ और झारखंड 18% बेरोजगारी के साथ दूसरे स्थान पर है पूरे देश में। उसके बावजूद भी इनको लगता है कि 5,000 नौकरियां दे दी तो हमने मानो किसी पर कृपा कर दी हो। अब जहां तक प्रश्न है कि बहुत सद्भाव का माहौल है, कहीं कोई विद्वेष नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई बांग्लादेशी आया नहीं, तो दुमका में अंकिता की हत्या करने वाला कौन था? प्रेम जाल में फांसकर हत्या करने वाला कौन था? अभी हाल के दिनों में देखा आपने, फिर से रिपीट हुई किस तरह से उसकी टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए गए। पलामू में जो दलित परिवार को उसकी भूमि से बेदखल कर दिया गया, सरकार ने हथियार डाल दिए वहां। लाख गुहार के बावजूद भी एक तो मुकदमा उनका नहीं लिखा गया, और उन लोगों ने जब कहा कि नहीं हम जाएंगे तो अपनी जमीन पर जाएंगे, सरकार ने कहा कि ये नहीं हो सकता, हम आपको जहां पुनर्वासित कर रहे हैं वहीं रहिए आप। अब बताइए, इस तरह से ये सरकार चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, कहीं कुछ हम सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम हिंदू करते हैं, हम हिंदू को जागृत कर रहे हैं। मुसलमान अपनी किस्मत खुद लिखें, वो अपना समझें, हम उसके लिए बहुत चिंतित नहीं है। अनुष्का जी अभी बहुत अच्छी प्रदीप जी बात बोल रहे थे। हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तपोवन मंदिर 350 साल पुराना मंदिर का विकास के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया। देवड़ी मंदिर में 8 करोड़ रुपए दिए गए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ताकि देवड़ी मंदिर का विकास हो सके और एक ऐसा मंदिर जहाँ पे हमको लगता है झारखंड के सभी लोगों की आस्था बसती हो। हमारे यहाँ पलामू में ही गढ़वा में बाबा बंशीधर जी का मंदिर है। बंशीधर महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया और इस साल भव्य महोत्सव कराया गया। वहीं पे बाबा खोनहरनाथ मंदिर है, उसमें लगभग 15 करोड़ की लागत से उसको सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पे राजनीति झामुमो का स्वभाव नहीं रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीति को सेवा का माध्यम मानती है और राजनीति में सेवा करके लोगों को अपने लिए वोट मांगने का काम झारखंड मोर्चा करती है। ना ही कभी राम के नाम पर, ना ही कभी रहीम के नाम पर, हम कभी आवाज आ रही है मैडम के नाम पर चुनाव में जाने का काम नहीं करते हैं। धीरज जी आप यहाँ रुकिएगा। इरफान जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आप देख रहे हैं मैडम, देश का जो माहौल है,
एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा मैडम कि वो धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं, बाबा एक पटना में आए थे मैडम, और बीजेपी का प्रवक्ता का एक बयान था कि नरेंद्र मोदी जी से भी जो भीड़ है बाबा के सभाओं में होने लगी। तो बताइए हम लोग किनको मानेंगे मैडम, मोदी जी को माने या धीरेन्द्र शास्त्री जी को माने? तो कितना बताइए, हम तो देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं कि कम से कम इस तरह की हल्की बातें ना करें। मोदी जी बड़े हैं और ये बाबा लोगों को चक्कर में भाजपा पड़ गई। इरफान जी, आप दूसरे मुद्दे पे चले गए, यहाँ बात कुछ और हो रही थी। फिलहाल अभी जो है हमारे साथ प्रदीप सिन्हा, धीरज दुबे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।